बस्तर पुलिस द्वारा नवीन कानून के प्रति जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसी तारतम्य में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर जिले के पत्रकारों को नवीन विधि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उपरोक्त अवसर पर बस्तर एसपी शलभ सिन्हा द्वारा नए कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों और न्याय प्राप्त करने के साधनों व उपायों के संबंध में विस्तार से चर्चा कर एवं नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। विदित हो कि 1 जुलाई 2024 से आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी अंगों द्वारा नवीन विधि से अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। विभिन्न संस्थानों से कार्यप्रणाली अध्ययनरत करने के साथ साथ नागरिकों को जागरूक करने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि न्याय की सुगमता जन जन तक पहुँच सके। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। जैसा आईपीसी, सीआरपीसी एवं इंडियन एविडेंस एक्ट की बदले में 3 नवीन कानून हैं, जैसा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है एवं भारतीय साक्ष्य संहिता है। ये 3 नया नवीन कानून लागू की गई है सभी थाना में संदर्भ में, जहाँ 1 जुलाई का कार्यक्रम आयोजित करके क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के हिसाब से अनेक प्रकार का कार्यक्रम आयोजित की गई और लगातार सभी स्टेक होल्डर्स के इस संदर्भ में अवगत कराने के लिए भी एक सीरीज ऑफ इवेंट लगातार आयोजित की जा रही है। उसी सिलसिला में आज पूरा प्रदेश भर में जो पत्रकार साथीगण से रूबरू होकर ये तीनों नवीन कानून की प्रावधान के संदर्भ में उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सभी हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण उपस्थित रहा। संभाग के बाकी अन्य जो सभी जिला मुख्यालय में भी ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और प्रदेश में भी सभी स्थान में ये कार्यक्रम आज 11 जुलाई को आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का 3 नवीन कानून के संदर्भ में और जागरूक कराने के, उनकी प्रावधान के बारे में, उनका जो लीगल प्रोविजंस के बारे में जागरूक कराने के लिए एक काम होगा। आने वाले समय में इस प्रकार का और कार्यशाला जो स्टूडेंट्स के बीच में और अन्य जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में भी जाकर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि शासन के जो उद्देश्य है इन 3 नवीन कानून की एक दंड की ओर से इसको ले जाकर न्याय की ओर इसको ले जाने का जो उद्देश्य है उसमें पूर्ति होगा और क्षेत्र की जनता को इसके कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकता है। सर, अपराध के तौर पे जो सामुदायिक सेवा की जिन्हें उनके सुधारने के लिए अवसर देने के लिए यदि प्रोसिक्यूशन के पश्चात मजिस्ट्रेट को यदि लग रहा है, फिर उन्हें कम्युनिटी सर्विसेज जैसा किसी सेवा देने का समाज में इस प्रकार का प्रावधान भी दी गई है। उसके मजिस्ट्रेट की जो प्रोसिक्यूशन के पश्चात उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा, लेकिन जैसा एक सुधारने के लिए अवसर देने के हिसाब से भी इसका कम्युनिटी सर्विसेज के सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी दी गई और जो महिला के विरुद्ध अपराध है और बालिका के विरुद्ध अपराध है उस पर कठोर दंड का भी प्रावधान दी गई और पुराना जो कानून है जिसमें कुछ प्रावधान जो जैसा जिसका वर्तमान परिस्थिति में एकदम आवश्यकता नहीं है या आउटडेटेड होगी उसको भी रिपील की गई। इस प्रकार का ये तीनों नवीन कानून के बारे में काफी जो नवीन प्रावधान का जागरूक करने के लिए लगातार कार्यशाला आयोजित की जा रही है। सर, EFIR का भी प्रोविजन है सर, इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस कैसा है? जी, अभी 2 नवीन प्रावधान इसमें है, एक 0 FIR का है, दूसरा EFIR है। जैसा पूर्व में भी जैसा किसी थाना में जाकर अन्य किसी जगह में घटना हो गई उसके 0 में FIR करने का प्रावधान है, लेकिन उसका एक राइट के रूप में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अभी इस नवीन कानून में उसके पीड़ित पक्ष का एक अधिकार के रूप में इसको देखा जा रहा है, ताकि वो किसी भी जगह में कोई घटना उनके साथ हुआ वो संबंधित शहर में आकर या कस्बे में आकर वो FIR करना चाह रहे थे, उसके 0 में FIR करके जो थाना प्रभारी को आगे उसको फॉरवर्ड करने का प्रावधान दी गई इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी जैसा किसी पीड़ित पक्ष को तत्काल थाना में आने की स्थिति में नहीं है, जो ईमेल के माध्यम से अन्य जो सोशल मीडिया का जो एप्लीकेशंस के माध्यम से यदि वो अपना FIR दर्ज करना चाहते हैं, ये FIR का भी प्रावधान दी गई। उसमें भी क्योंकि कानून अभी सिर्फ 11 दिन हुआ लागू होकर, इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमको अपने आप को इक्विप भी करना है, सभी थाना में इसका अपने आप को अडॉप्ट करना है और क्षेत्र की जनता को भी, पीड़ित पक्ष को भी इस प्रावधान के बारे में जागरूक करना है। इसलिए नियमित रूप से ये प्रक्रिया जारी रहेगा ताकि आने वाले समय में मतलब इन सभी प्रावधान को अपन अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करा सकता है। बस्तर के बड़े हिस्से में लोकल डायलेक्ट्स बोले जाते हैं सर, तो वहाँ
के बारे में जागरूक करने के लिए क्षेत्र के जो युवा युवतियों को भी जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित की जाएगा। और जैसा अभी CCTNs में जैसे किन किन लैंग्वेजेस के लिए प्रावधान दी गई है उस हिसाब से अभी हम FIR को और अन्य जो जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। लेकिन आने वाले समय जैसा फीडबैक के हिसाब से जो स्थानीय बोली का भी यदि कोई प्रावधान की आवश्यकता होगा फिर उसमें भी उचित स्थान पर उसका प्रावधान मतलब उसके बारे में जानकारी बताया जाएगा ताकि इसका भी प्रावधान अभी एक्सपेंड कर सकता है। ये जो आने वाला समय जितना भी फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार जो प्रावधान और अमेंडमेंट भी इसमें करने के लिए विचार शासन स्तर पर की जा सकता है। लेकिन ये जिस समय पहले भी बताते थे अभी रोल आउट होकर मात्र 11 दिन हुआ है। इसमें जितना भी फीडबैक्स आएगा उसी हिसाब से मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसमें विचार विमर्श होगा। उसके पश्चात आवश्यक इसमें अमेंडमेंट्स भी होने का संभावना बताई जा रहा है। सभी धाराओं के नाम मर्डर केस के 302 और जैसा अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 है या बलात्कार का 376 है उसके चेंज होकर अभी जो भारतीय न्याय संहिता में जो नवीन जो धारा लगते हैं उसके बारे में हम लोग एक बुकलेट द्वारा बनाकर उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी अभी सर्कुलेट करेंगे ताकि जो संबंधित नागरिक उसका प्रावधान को भी चेक कर सकते हैं। उसका कई एप्लीकेशंस भी अभी आगे मतलब किसी प्राइवेट संस्था द्वारा भी इस टाइप का एप्लीकेशंस को भी कर रहा है। और भारत सरकार का जो BPRND है एक जो ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो BPRND की संस्था उसमें ऑथेंटिक रूप से उनका वेबसाइट में काफ़ी जानकारी भी शेयर की जाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट में भी इसका अपडेट की जाती है। और जो बस्तर पुलिस द्वारा भी अपना जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी इसके बारे में बुकलेट्स की सॉफ्ट कॉपी भी सर्कुलेट करेंगे ताकि इसकी जानकारी क्षेत्र की जनता तक पहुंचा सकता है। सजाएं भी सेम रहेंगी सर कि चेंज होगी? जी जो धाराएं चेंज हो रही है तो सजा पुराना जो धारा भी उसका रिपील की गए थे और जैसे कुछ में कम्युनिटी सर्विसेज का भी प्रावधान दी गई थी। इसलिए सजा के बारे में भी जो धारा जो पुराना और नया का जो कंपैरिजन चार्ट है वो भी हम सर्कुलेट करेंगे। सर माओवाद प्रभावित अभी अमेंडमेंट हुआ 3 जो मेजर लॉस है जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस का चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप में इसको किए गए थे। लेकिन जो स्पेशल एक्ट जैसा UAP एक्ट है, छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम है, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, ये सब स्पेशल एक्ट की गिनती में आते हैं। इसमें अभी वर्तमान में कोई चेंज नहीं है। लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए जो अरेस्ट का प्रोसीजर है अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत उसका गाइड होगा। लेकिन जो स्पेशल एक्ट्स अभी भी मतलब जो पूर्व में जो लागू है अभी भी उसका अपन इस्तेमाल कर सकता है। सर वो जैसे उस प्रेस नोट से ये बिल्कुल प्रेरित हो रहा था माओवादी संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में है और वो अपना कैडर के मनोबल को बनाए रखने के लिए काफ़ी झूठे तत्वों का आधार लेकर उन्होंने इस टाइप का जो दिग्भ्रमित प्रेस विज्ञप्ति इंसिडेंट जो है वो सबकी जानकारी में है। मतलब उसमें हमारा सुरक्षा बल किसी भी जवान को कोई शहादत नहीं हुआ, जो घायल हुआ तो उसका इलाज भी होकर अभी वर्तमान ड्यूटी में भी तैनात है। माओवादी को एक काफ़ी एक विफल योजना रहा मतलब धर्मावरम CRPF कैंप का अटैक करने का, उल्टा उसमें उन्हीं के कैडर्स की काफ़ी बड़ी क्षति हुआ। उसका खुद भी उस समय प्रेस विज्ञप्ति में माओवादी द्वारा स्वीकार भी की गए थे। और माओवादी का भी जिस तरीके से विगत 4-5 महीने में काफ़ी सेटबैक हुआ है, उनके अनेक कैडर का डेड बॉडी जो मुठभेड़ के पश्चात हमने रिकवर किया और कई कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात हम रिकवर भी नहीं कर पाए थे, लेकिन खुद माओवादी भी उसका अपना विज्ञप्ति में जिक्र किया गया। इस प्रकार काफ़ी बड़ी उनकी सेटबैक हुआ, उनकी एरिया से मरते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है और उनके कैडर का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ। उसी कारण से काफ़ी बड़ी संख्या में संगठन छोड़कर वो लोग आत्मसमर्पण कर रहा है या संगठन छोड़कर अन्य जगह चला भी जा रहा है। इन सब परिस्थिति को देखकर माओवादी द्वारा एक प्रकार का झूठा प्रचार प्रसार में लगा हुआ ताकि वो अपना कैडर का मनोबल बना रखने, लेकिन वास्तविक जानकारी सबके सामने है और इस प्रकार का जो दिग्भ्रमित जानकारी से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें जो वन टाइम प्रमोशन जब सिस्टम लागू हुआ तो उसमें परिभाषित की गई थी, मतलब उसमें कौन कौन सी इलाका मतलब नक्सल प्रभावित इलाका की श्रेणी में आते हैं, फिर उनका जिला के हिसाब से फिर उसी इलाके में उनका लगातार 10 साल सेवा होने का प्रावधान दी गए थे। जैसा भी उसी हिसाब से मतलब नक्सल प्रभावित जिला में अधिकतम उन लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग और सेवा रहा। यदि किसी एक पर्टिकुलर केस यदि कोई सामने आएगा उसमें सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसकी जाँच करके कार्रवाई कर सकते हैं।